हाय गाइस। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। तो जो स्टूडेंट जो मेरे इस कोर्स के बारे में नहीं जानते हैं, सीधा इस इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर को देखने के लिए आए, उन्हें मैं बता दूं कि क्लास 10th के लिए मैं एक कोर्स लेकर के आया हूं अपना खुद का। और इस कोर्स का जो भी इंट्रोडक्शन वगैरह है वो पार्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं मेरे कोर्स का इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, तो उस डिटेल को अभी इस वीडियो में हम तो डिस्कस नहीं कर सकते। सेकेंड पॉइंट ये है कि ये जो पार्ट्स में बना रहा हूं ये थ्योरेटिकल पार्ट्स है। न्यूमेरिकल के पार्ट्स हम अलग से देखेंगे, क्योंकि अभी हमें थ्योरी वाले पोर्शन को पहले सीखना है, कॉन्सेप्ट को पहले सीखना है, देन हम न्यूमेरिकल पे जाएंगे। फॉर्मूले जो भी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट होंगे वो इस वीडियो में हम जरूर देखेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल हम अलग से देखेंगे। ओके गाइस। उसके अलावा एक और बात कि आप अपने पास एक कॉपी एक पेन आपको जरूर रखना है, क्योंकि नोट्स प्रिपेयर करना सबसे जरूरी है खुद के लैंग्वेज में। आप देखते जाइए और सीखते जाइए। तो चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो इसके नाम से ही पहले हम समझते हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, एक्चुअली में क्या है इस चैप्टर में। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं, इलेक्ट्रिसिटी टर्म आपने सुना होगा, जाना होगा, है ना, पता किया होगा इसके बारे में इससे पहले। लेकिन अभी मैं आपको ये बताऊं कि एक्चुअली में आप देखते हो कि हमारे घर में फैन चलता है, कोई भी चीज जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, एक्चुअली में हम ये समझते हैं कि ये सभी चीजें इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर काम करता है ना। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है और ये चीज चलने लग जाते हैं। एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमने क्लास 9th में पढ़ा कि एनर्जी जो है वो किसी भी काम को करने में हेल्प करती है ना। अब काम करने में हेल्प करती है, वर्क डन करने में हेल्प करता है। तो इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक पंखे को काम करने में हेल्प कर रहा है ना, उसे घुमा रहा है। अब हमें यह भी पता है कि कोई भी चीज अगर वो एनर्जी क्रिएट कर रहा है तो एनर्जी ऐसे ही नहीं क्रिएट हो जाती, उसके अंदर के पार्टिकल्स जब वाइब्रेट करते हैं, मूव करते हैं, तो एनर्जी क्रिएट होती है। इसका मतलब जो फैन किसी एक वायर से कनेक्ट है और जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो उस वायर के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जो मूव करना स्टार्ट करते हैं, उससे एक एनर्जी क्रिएट होती है और वो फोर्स लगाते हैं और फैन चलना स्टार्ट कर देता है और काइनेटिक एनर्जी क्रिएट होती है। ठीक है गाइस। तो उसी पार्टिकल के बारे में ही अब हमारा डिस्कशन चलेगा। उस पार्टिकल को कहते हैं हम चार्ज। क्या कहते हैं? चार्ज। तो अब आपको डालना क्या है टॉपिक की, टॉपिक होगा आपका चार्ज क्या है ना। ऐसे लिखिए कि चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज। तो सबसे पहले ना हम इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं कहानी के बारे में, देन हम इसके डेफिनेशन को समझेंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले समझना है चार्ज क्या है। अच्छा, हर कोई स्कूल में पढ़ता ही होगा और पढ़ता ही है, ठीक है। तो हमने ना एक जादू किया, एक मैजिक करते थे हमेशा, ठीक है। हमारे टाइम पे भी होता था कि कोई भी बच्चा आया, इसकी स्केल को अपने हेयर पे रब करते थे और उसके बाद कुछ पेपर्स होते थे, फिर उस पे चिपकाते थे, वो चिपक जाता था। ऐसा कैसे हो जाता है? उस टाइम एक क्यूरियोसिटी थी कि इसे जानना है हमें, एक्चुअली में क्या। हम तो समझ लेते थे कि ये मैजिक है, लेकिन एक्चुअली में मैं आपको बताऊं तो हमें ये पता है कि जितने भी मैटर्स होते हैं, क्या जितने भी मैटर्स होते हैं, वो मैटर्स किससे बने होते हैं? एटम से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूं कि जितने भी हमारे पास आपको पता है कि मैटर्स होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? एटम से। अब आपको ये पता है कि ये एटम, ये 3 पार्ट्स में हमने फर्दर डिवाइड किए, जो कि हमने क्लास 9th में पढ़े, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, है ना। अब ध्यान से मैं आपको समझाऊं तो आपने ये भी केमिस्ट्री में पढ़ा है कि कोई भी कंपाउंड अगर बनता है तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है ना। किसका ट्रांसफर होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? ट्रांसफर हो रहे हैं। तो एग्जैक्टली वही चीज हुआ जब हमने कॉम्ब या उस स्केल को हमारे हेयर पे रब किया, तो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन किसमें चले गए? स्केल में चले गए, और उस स्केल में क्या पावर जनरेट हो गया? नेगेटिव पावर जनरेट हो गया। उस नेगेटिव और जो पेपर है वो क्या है? पॉजिटिव है। जैसी नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में मिले, वो क्या करने लगे? चिपकने लग गए, क्या आपस में अट्रैक्ट करने लग गए। यही हमारा मेन फंडा है। तो एग्जैक्टली में चार्ज क्या है? एग्जैक्टली में चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन, चार्ज है ये प्रोटॉन। अब हमने देखा कि जब इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी पे चला जाता है तो वो नेगेटिव चार्ज बॉडी हो जाता है, और जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है वो क्या हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो जाता है। ठीक है गाइस, ये भी आपने देखा। इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। अभी पहले हम ये समझते हैं
कि ये एटॉम जो है ये छोटे छोटे फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किसी बॉडी को नेगेटिव या पॉजिटिव बना सकता है। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज चढ़ेगा, और कोई बॉडी जो इलेक्ट्रॉन दे देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज चढ़ता है। ये हमने पढ़ा, वही है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है गाइस, तो अब मैं इस चार्ज के डेफिनेशन को आपको लिखूं तो चार्ज है क्या? तो चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल ड्यू टू विच इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। अच्छा, आपको नोट्स में कैसे लिखना है? सबसे पहली बात तो आप इसको लिखोगे कि हमें मालूम है कि इस यूनिवर्स में जो भी मैटर्स होते हैं वो छोटे छोटे एटम से मिलकर बने हैं, ग्रुप ऑफ एटम से मिलकर बने हैं। फिर हमने देखा कि इस एटम को हमने फर्दर स्प्लिट किया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही एक तरह के चार्ज पार्टिकल है, और इन्हीं के मूवमेंट के कारण क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। पहले आप जो मैंने अभी आपको बोला उसे आपको अपने ही लैंग्वेज में लिख लेना, चाहे आप इंग्लिश में लिखिए, चाहे आप अपने आप को समझाने के लिए अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए, हिंदी में। ठीक है गाइस, इसके बाद इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि चार्ज क्या है। चार्ज एक तरह का किसी भी पार्टिकल का प्रॉपर्टी होता है जो बताता है कि वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। अट्रैक्ट का मतलब होता है पास आना, रिपेल का मतलब होता है दूर भागना। अच्छा, ये अट्रैक्ट और रिपेल का क्या फंडा है? तो जब यहां पे अभी हम लिखते हैं, यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है। देखो, जब हम सेम पार्टिकल को लाते हैं, सेम पार्टिकल, जब हम सेम पार्टिकल को लेके आते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन प्रोटॉन, तो ये आपस में क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। यानी सिमिलर पार्टिकल रिपेल ईच अदर, दुश्मन है। ठीक है, इसके बाद यहां पे सेम आएगा, हाँ ठीक है। अगर सेम के बाद अपोजिट पार्टिकल लाया जाए, अपोजिट पार्टिकल, जैसे एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन ले आए, तो ये क्या करेंगे? ये अट्रैक्ट करेंगे। तो आपको लिख लेना है कि सेम पार्टिकल रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट पार्टिकल आर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, नोट में लिखना है आपको इसे। किसमें लिखना है? नोट में। ठीक है, जब आप ये लिख लेंगे, डेफिनेशन लिख लेंगे, इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। ठीक है गाइस, अब हम बाकी देखते हैं कुछ टर्म। पहला टर्म आपको क्या कहता है? पहला टर्म है आपका, जो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, इलेक्ट्रिसिटी के बाद वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे मैग्नेटिज्म के बारे में। तो ये मैग्नेटिज्म क्या है? अभी हम इसके ना थोड़े से बस एक डेफिनेशन समझ लेते हैं। मैग्नेटिज्म क्या है? मैग्नेटिज्म, तो यहां पे लिख लेना, व्हेन चार्ज मूव विथ कांस्टेंट स्पीड। जब कोई चार्ज कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिज्म। और एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक, अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या मतलब होता है? स्टडी अबाउट स्टेशनरी चार्ज। स्टडी अबाउट स्टेशनरी चार्ज, यानी कोई भी चार्ज जो मूव नहीं कर रहा है। स्टेशनरी का मतलब होता है डू नॉट मूव, यानी वो जो मूव नहीं कर रहा। जब हम ऐसे चार्ज पार्टिकल के बारे में पढ़ते हैं जो मूव नहीं कर रहे, तो उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। 12th क्लास में आप पढ़ोगे। बेसिकली हमें इन टर्म के बारे में जानना था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है और मैग्नेटिज्म क्या होता है, ये आपको लिख लेना है। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं इस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के ऊपर, क्योंकि अब हमारा डिस्कशन इसी पे चलने वाला है। अब हमारा एक लिखिए कि एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। क्या होता है? कूलम। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। इसे हम कैपिटल सी से या सी से हम डिनोट कर देते हैं। ठीक है गाइस, ये हो गया एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। अब इस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। इतना आपने लिख लिया होगा, आई होप। अब इसे रफ करता हूं मैं, क्योंकि अभी हमारा चार्ज के ऊपर ही चल रहा है। इसके ऊपर बाद हम करंट के बारे में पढ़ेंगे।
अभी चार्ज के कॉन्सेप्ट को समझें तो अब हम देखेंगे फंडामेंटली जो पार्टिकल है आपके, जो चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। अब इसके बारे में देखें तो मैं आपको बताऊं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है इसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो होती है आपकी 1.9 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। जो प्रोटॉन की वैल्यू होती है वो इधर माइनस आ जाता है साइन, ठीक है, ये भी याद रख लेना। प्रोटॉन में इधर प्लस आ जाएगा 1.9 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम, ठीक है। ये तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वैल्यू हो गई। अच्छा, एक और बात, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आप याद कीजिएगा, याद रखना आपको ये वैल्यूज, ठीक है, जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद रखना। 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 kg, ठीक है। फिर मास ऑफ प्रोटॉन ये होगा आपका 1.9 इंटू 10 टू दी पावर -27 किलोग्राम, ये आप याद रख लेना, ठीक है गाइस। तो ये हो गया कुछ सम वैल्यू जो हमें याद करनी। अब हम एक चीज जो क्लास 9th में हमने केमिस्ट्री में पढ़ा कि मैटर इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैटर को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो उसे डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है। ऐसा ही केस होता है चार्ज के बारे में भी, कि चार्ज जो है वो कभी भी अपने आप प्रोड्यूस नहीं हो जाता है या उसे प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है, समझ रहे हो आप। जैसे मैटर के केस में, क्योंकि मैटर से ही तो चार्ज है ना, मैटर से ही चार्ज है और चार्ज से ही मैटर है, एक ही बात है। तो जब मैटर को नहीं बनाया जा सकता है इसका मतलब चार्ज भी नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन एक खास बात यह है इलेक्ट्रॉन के केस में कि इलेक्ट्रॉन का सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। तो आपको लिखना क्या है कि चार्ज कभी भी प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है। चार्ज इज नाइदर बी क्रिएटेड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल। एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। कभी भी इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल को हम क्रिएट नहीं कर सकते। अपने लैंग्वेज में लिख लेना कि चार्ज पार्टिकल कभी भी क्रिएट नहीं किया जा सकता या प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है गाइस, लिख लोगे। इसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है चार्ज एंड अनचार्ज बॉडी। क्या है, चार्ज एंड अनचार्ज बॉडी, अनचार्ज बॉडी, ठीक है। अभी चार्ज और अनचार्ज बॉडी को अगर मैं समझूं तो देखो, अगर मान लो कि कोई बॉडी ए है, ठीक है। अब इस ए बॉडी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है एंड 2 प्रोटॉन है, ठीक है। यानी जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हो, तो इसका मतलब इसको क्या कहेंगे हम, अनचार्ज बॉडी। क्या कहेंगे, अनचार्ज बॉडी। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल्स, तो क्या कहेंगे हम उसे, अनचार्ज बॉडी। अगर कोई बॉडी बी जिसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर और प्रोटॉन के नंबर में डिफरेंस हो, ठीक है, नंबर ऑफ देयर इज अ डिफरेंस, यहां लिख देता हूं, देयर इज डिफरेंस इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। अगर डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर में, देन वी कैन से दैट बॉडी इज चार्ज। तो हम बोल सकते हैं कि वो बॉडी चार्ज। लेकिन कैसा चार्ज है, वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, वो चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है ना। यानी अगर बी के पास गेन है, अगर उसने इलेक्ट्रॉन का गेन किया है तो इसका मतलब वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और अगर बी ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं, क्या किए हैं, ट्रांसफर, तो वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो जाएगा, ठीक है गाइस, जो हमने शुरू में समझा। अब इसके बाद, ठीक है, ये तो हमारा चार्ज का कॉन्सेप्ट था। अब हम थोड़ा सा एक और फॉर्मूला जो आपको यही मिलेगा और कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है गाइस। इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब मैं इसे रफ करता हूं। बहुत ही ज्यादा गर्मी है इस टाइम लॉकडाउन में भी। अच्छा, तो देखो गाइस, अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक कूलम्ब के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आपका
वैल्यू तो आपको पता ही है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे को निकाला भी जाता है, ठीक है, डेरिवेशन भी है इसका, और याद भी रखना है आपको कि 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक कूलम के अंदर 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला है आपका Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस n इंटू ई। Q है आपका चार्ज, n तो आपको पता ही है वैल्यू होती है, n की वैल्यू रखनी है आपको, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, ये n की वैल्यू पर डिपेंड करता है, ठीक है। किस पे डिपेंड करेगा, n की वैल्यू पर डिपेंड करता है। E आपको पता ही है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, यानी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है, ठीक है। तो अब यहां पे देखो, तो 1 कूलम इज इक्वल्स टू n इंटू 1.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम था, यही था ना। हमें तो n की वैल्यू बतानी है, यानी कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताया था मैंने, n की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहां से अगर मैं n की वैल्यू निकालू तो वो क्या हो जाएगा, ये यहां डिवाइड में 1 में 1.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, अगर इसको सोल्व किया जाए तो कितना आएगा, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है गाइस। तो ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला मस्ट है, Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू क्या है, Q क्या है, चार्ज। यानी एक कूलम के अंदर हमें याद भी रखना है डायरेक्टली 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 कूलम। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको वैल्यू याद ना भी हो तो भी चलेगा, डायरेक्ट निकाल लेना, ठीक है गाइस। ये था हमारा किसका, चार्ज का कॉन्सेप्ट। अब हमें क्या समझना, अब हमें समझना करंट का कॉन्सेप्ट। पोटेंशियल डिफरेंस बाद में, पहले करंट समझना चाहिए, ठीक है गाइस, क्योंकि बुक्स में उल्टा है, इसीलिए हमें समझना है पहले करंट, क्योंकि करंट समझेंगे तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस समझेंगे। बुक्स में तो बस थ्योरी के लिए, रटने के लिए दे दिया है, रटना हमारा काम नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना हमारा काम है, ठीक है गाइस। तो चार्ज तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। अब लिखो कॉन्सेप्ट ऑफ करंट, कॉन्सेप्ट ऑफ करंट, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ करंट, ठीक है। करंट क्या है पहले तो समझ लेते हैं, करंट है क्या। करंट जो होता है ना, आपने देखा कि कोई भी चार्ज जब मूव करता है, ठीक है, यहां ये एक मान लेते हैं क्या है, कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर। अब इस कंडक्टर के अंदर मैं मान लेता हूं कि ये जो है ना, ये 1 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया है, ठीक है, क्या है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया। अब इस 1 मीटर स्क्वायर एरिया में, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना कुलाम चार्ज, ठीक है, कितना कुलाम चार्ज फ्लो हुआ है इन 1 सेकेंड, ठीक है। यानी 1 मीटर स्क्वायर एरिया, यानी 1 यूनिट एरिया में कितना कुलाम चार्ज, ठीक है, 1 सेकेंड में फ्लो हुआ है, उसे क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, करंट, ठीक है। यानी अब जरूरी नहीं है कि 1 सेकेंड, मैं कितने भी टाइम के लिए निकाल सकता हूं, कितने भी यूनिट एरिया के लिए निकाल सकता हूं। मैं या तो यहां 1 की जगह था, मैं 10 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए निकाल सकता हूं। यानी किसी भी कंडक्टर के अंदर 10 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो हुआ है। फिर बता रहा हूं कितने, अब 10 भूल जाओ, 1 भूल जाओ, सीधा समझो कि कितने एरिया में कितना कुलाम ऑफ चार्ज कितने टाइम में फ्लो हुआ है, उसे ही हम करंट कहते हैं। लेकिन टाइम को किसमें कंसीडर करना है, सेकंड में। टाइम को किसमें कंसीडर करना है, सेकंड में। तो मैं बोल सकता हूं कि किसी भी यूनिट एरिया के लिए एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ है, वही करंट कहलाता है। अब करंट किसके वजह से फ्लो होता है, तो चार्ज के वजह से। अच्छा, ये चार्ज कौन से चार्ज है, तो यहां सबसे पहले आप लिखोगे करंट इज क्रिएट, या बोल सकते हैं करंट इज ड्यू टू फ्री चार्ज। अब इस फ्री चार्ज के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आपने देखा है मेटल, अब वो मेटल कंडक्टर है,
क्यों कंडक्टर है? क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब वहीं पर मैं एक इस मार्कर की बात करूं, ये कंडक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। ठीक है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही क्या कहलाएंगे? चार्ज पार्टिकल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? चार्ज पार्टिकल। ठीक है, अब उसी चार्ज पार्टिकल यानी उसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही करंट प्रोड्यूस होता है, और वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो करते हैं एक यूनिट सेकंड में एक यूनिट एरिया से, वही करंट कहलाता है। ठीक है गाइस, तो मैं यहां पे अब प्रॉपर डेफिनेशन लिखता हूं करंट की। तो करंट की जो प्रॉपर डेफिनेशन वो है क्या है, तो पहले फॉर्मूला देख लो करंट का क्या है। यहां से मैं बोल सकता हूं कि I इज इक्वल्स टू क्यू बाय में टी। क्यू क्या है? आपको पता ही है, चार्ज। टी क्या है? टाइम। और आई जो है वो क्या है? आपका करंट। यानी हम करंट को किससे डिनोट करते हैं? आई से। किससे डिनोट करते हैं? आई से। इससे मत कर देना, ठीक है, कैपिटल आई लिख देना। ठीक है, इसके बाद इट डेफिनेशन है, इट इज द, ये डेफिनेशन लिख रहा हूं, इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट, it is the flow of the charge per unit time in conductor, ठीक है, is known as current, is known as current। तो ये था आपका करंट का डेफिनेशन। आपने देखा भी कि करंट किसकी वजह से फ्लो होता है? फ्री चार्ज की वजह से फ्लो होता है। ये हमारा फॉर्मूला होता है I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। यहां से हमने कॉन्सेप्ट को समझा फॉर्मूले के, ये आपकी प्रॉपर डेफिनेशन हो गई। ठीक है, ये था हमारा थोड़ा बहुत करंट का। अभी और भी है करंट में, अभी खत्म नहीं हुआ है। अब ध्यान से देखो, तो करंट कौन सी क्वांटिटी है पहले ये भी देखना है। तो मैं इसे रफ कर देता हूं ऊपर, आपने लिख लिया हुआ, साथ के साथ लिखते जाना वीडियो रोक करके, ठीक है, क्योंकि छूटेगा ना। जैसे ही एक कॉन्सेप्ट खत्म होता है वीडियो रोको, ठीक है, जब मैं रफ करने लगूं तो उसे लिख लेना, मैं बता दिया करूंगा। अब हमारा क्या है? अब है हमारा करंट के ऊपर, तो याद रख लेना किसका? एसआई यूनिट तो आपको पता ही है, एसआई यूनिट है आपका एम्पियर। ठीक है, ए ये करंट जो होता है, करंट इज स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है? इसे हम समझेंगे जब हम सर्किट सॉल्व करेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस वगैरह निकालेंगे, करंट निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, तब हम समझाएंगे कि ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है। बट एक्चुअली में करंट इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज टेंसर क्वांटिटी। ये टेंसर क्वांटिटी होता है। अब ये टेंसर क्वांटिटी तो भाई पहली बार सुने हैं, अब तो 9th में हम तो यही समझे थे कि एक स्केलर क्वांटिटी होता है, एक वेक्टर होता है। टेंसर के बारे में तो हमको पता ही नहीं है। तो नहीं पता है तो याद कर लो, समझना नहीं है कि टेंसर क्वांटिटी क्या है। लेकिन अगर स्केलर और टेंसर दोनों दिया हुआ है ऑप्शन में तो टेंसर आंसर है, और अगर टेंसर नहीं है तो क्या आंसर है? स्केलर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर स्केलर और टेंसर दोनों दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि वो टेंसर क्वांटिटी है, और अगर टेंसर क्वांटिटी ऑप्शन में नहीं है इसका मतलब स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, कौन सी क्वांटिटी है? ये टेंसर क्वांटिटी है। याद कर लो आप, 10th में तो स्केलर ही पूछते हैं कि करंट कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जाता है कि 1 कूलम को डिफाइन करो। क्या डिफाइन करो? 1 कूलम। तो आपको पता है कि 1 कूलम कब होगा? जब 1 कूलम, सॉरी 1 कूलम की बात करो, 1 एम्पियर। 1 कूलम को तो हम चार्ज में ही समझ चुके हैं। ठीक है, 1 एम्पियर पूछता है आपसे, 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, यानी 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम सेकेंड। ये इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पावर माइनस में चला गया क्योंकि नीचे था ना, ऊपर गया रेसिप्रोकल। अच्छा, 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, मतलब 1 एम्पियर करंट तब फ्लो होगा जब 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो होगा। तो यहां पे डेफिनेशन क्या लिखना है? इट इज डिफाइंड व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। बस सिंपल सी डेफिनेशन है। इसे हम डिफाइन कर सकते हैं, किसे डिफाइन कर सकते हैं? 1 एम्पियर को।
इट इज डिफाइंड व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर इन 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड में 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो होगा, तभी तो 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। अच्छा, उस फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट, आपसे पूछेगा कि 1 एम्पियर करंट कितने इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्रिएट हुए, ठीक है, यानी 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन है, आपसे ये पूछ दे तो आप कैसे बताओगे। तो यहां पे सेम 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कैसे होते हैं, चलिए समझते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस NE, याद है, अभी हमने देखा था। तो अब I इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, Q बाय में T। तो I इज इक्वल्स टू Q की वैल्यू यहां रख दे तो NE बाय में T। आपको पता है कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1.9 इंटू 10। अच्छा, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन हमने निकाले थे, हमने निकाले थे 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18। और टाइम कितना है हमारे पास, 1 सेकेंड। करंट कितना है, 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन निकल के आ गए, 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये 1 सेकेंड, ठीक है गाइस। तो यहां से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, नहीं आया तो मैं दोबारा रिपीट करता हूं एक बार, ठीक है। ये हमारा देखो I इज इक्वल्स टू क्या था, Q बाय में T। I क्या है, करंट, ठीक है, और करंट यानी एम्पियर, यानी 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू, अच्छा Q यानी 1 कूलम। 1 कूलम में कितने, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स थे। अच्छा, टाइम कितना ले रहे हैं हम, 1 सेकंड की बात कर रहे हैं, तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो सेम ही वैल्यू आएगी। तो 1 एम्पियर में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये तो हो गया आपका। अभी इसमें एक और चीज है जो हमें देखना है, अभी खत्म नहीं हुआ है करंट। देखो कितने मतलब इजी है सारी चीजें, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो फॉर्मूले हैं, ये जो तरीके हैं, ये आपको यहाँ मिलेंगे और लिखते जाइए और सीखते जाइए, ठीक है गाइस। अब यहां पे ध्यान से देखो, तो करंट is measured by the device known as ammeter, ठीक है। हम किसी भी सर्किट के अंदर करंट को कौन से डिवाइस से मेजर करते हैं, एमीटर से। ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, जो भी है, यहाँ माइनस ले लेना, यहाँ प्लस, जो भी है, ठीक है, अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। अब इसके बारे में हम समझते हैं, वो कुछ नोटेशन है, ठीक है। वो क्या है, नोटेशन। सर्किट में आपको ऐसे लिखा हुआ मिलता है, नोटेशन होते हैं। लेकिन आपको क्या पता करना है, मेन प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है बच्चों के दिमाग में, ठीक है, कि करंट किससे मेजर किया जाता है, एमीटर से। ये मेन चीज है जो मैं लिख रहा हूं, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। अब ये सीरीज पैरेलल क्या है, देखो, जैसे कोई भी सर्किट ऐसे बना दिया मैंने, तो ये एमीटर जो है वो हमेशा क्या कनेक्ट होगा, सीरीज में कनेक्ट होगा। किसमें कनेक्ट होगा, सीरीज में कनेक्ट होगा। और सीरीज में जब हम कनेक्ट करेंगे तो याद रखना है कि प्लस वाला प्लस वाले के साइड आएगा और माइनस वाला माइनस वाले के साइड आएगा। ये आपको अपने लैंग्वेज में लिख लेना है कि कनेक्ट करते समय हमें ध्यान रखना है कि पॉजिटिव टर्मिनल सर्किट के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हो और एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल सर्किट के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हो, ठीक है। इसे हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। उसी तरीके से जब हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टमीटर से नापते हैं, वो हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, ठीक है, और सेम तरीका होता है। लेकिन एक चीज है जो हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि क्यों हम इसे हमेशा सीरीज में लगाते हैं और क्यों हम उसे हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। तो ये जो वाई का क्वेश्चन उठ रहा है ना, क्यों लगाते हैं, इसे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे जब हम ओम्स लॉ पढ़ रहे होंगे। क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पहले आपको करंट बता दूं, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस बता दूं, देन उस क्वेश्चन को करूं, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि आपके दिमाग में बैठेगा, क्योंकि वहां से हम कुछ ओम्स लॉ के भी ट्रिक से उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके गाइस, तो ये था आपका करंट का कॉन्सेप्ट। इस पार्ट में इतना ही, अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप आप लोगों